तो मैं क्या बता रहा था कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी उन्होंने कैसे बर्बाद की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसका मतलब था कि उन्होंने ऐसी टैरिफ ऐसे टैक्स पॉलिसी बनाई जिसमें इंडियन मेड गुड्स पर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अगर अदर देन ब्रिटेन जाएगा तो, अदर देन ब्रिटेन जाएगा तो हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए और इन कंट्रीज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिससे कि डिमांड खत्म हो गई। लेकिन उन्होंने जो ब्रिटेन में जा रहा है उस पर टैक्स नहीं लगाया, ये बात मैं बता दी। लेकिन जो ब्रिटेन से सामान आ रहा है, जैसे वहां से हम कपड़ा खरीद रहे हैं, तो उस पर ड्यूटी फ्री कर दी। तो इंपोर्टिंग ड्यूटी फ्री गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, जिससे कि इंडियन गुड्स की फॉरेन गुड्स में तो डिमांड जैसे कम हो गई थी फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो हर जगह क्या हुआ, इंडियन गुड्स की डिमांड इंडिया के अंदर भी कम हो गई, और जो ब्रिटेन से मशीन से बना हुआ सामान आ रहा है वो सस्ता आ रहा था, और वो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म कर रहा था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हाथ से बनी हुई चीजें जो थी वो थोड़ी महंगी बनती थी, और थोड़ी क्वालिटी भी। आपको पता है, हाथ से बनी हुई चीजें, कोई कम कंबल लो या कुछ भी ऐसी लो कपड़ा लो, तो उसमें धागे वागे थोड़े निकले रहेंगे, ठीक है ना, क्वालिटी अच्छी नहीं हुई मतलब। लेकिन जो मशीन से बन के आ रहा है बिल्कुल फाइन क्वालिटी का बन के आ रहा है। तो क्या हुआ, हमारे लोगों को वो कपड़ा ज्यादा पसंद आना शुरू हो गया, हमारे इंडियंस को ही पसंद आना शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि बाहर के लोग, तो इंडियन को ही वो कपड़े बहुत पसंद आ रहे थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के। मतलब तो इसीलिए तो हमारा जैसे हैंडीक्राफ्ट सिस्टम हमारा इंडिया में ही खराब हो गया, खत्म हो गया। इंडिया के लोग ही पसंद नहीं कर रहे थे। तो पहले तो खरीद रहे थे, पहले सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब उनको लगा, कंपेयर करते हुए, एक तो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है वो ड्यूटी फ्री आ रहा है, तो इंडियन गुड्स की डिमांड कम हो गई, और मशीन से बना हुआ सामान जो बाहर से आ रहा है वो सस्ता हो गया, क्योंकि बड़ी क्वालिटी बड़ी क्वांटिटी बनता था, सस्ता बनता था, और फाइन क्वालिटी का भी होता था। तो इसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होती चली गई। तो ये उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी अपनाई थी हमारे इंडिया के अंदर। मकसद वही था कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होगी तो उनका सामान चलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप पहले खत्म किया, फिर अपनी जगह बनाई देश के अपने कपड़ों की। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे, आपको पता है बहुत सारे नवाब के, जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इस लोकल आर्ट को बहुत पसंद करते थे, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की प्रशंसा, कदर किया करते थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान ही उन ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे पर रूल कर रही थी, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ही खत्म खत्म कर दिया। जितने भी राजा महाराजा थे, धीरे धीरे करके उनको मकसद ये कि राजा महाराजा जितने भी हैं, नवाब हैं, सारे बने बड़े हैं, वो सारे खत्म कर दो। तो उसका भी एक असर ये हुआ कि कम से कम वहां से जो डिमांड आ रही थी, वहां से डिमांड आनी भी खत्म हो गई। जब वो नवाब ही नहीं रहेंगे, तो नवाब जो है इन इंडियन मेड गुड्स की खरीद भी क्यों करेंगे, कहाँ से करेंगे। तो धीरे धीरे करके हर तरफ से कारण बन गए, इंडियन हैंडीक्राफ्ट ने अपनी मार्केट विदेशों में भी और अपनी कंट्री में भी खो दी, और धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ये था कैसे उन्हें डिस्ट्रॉय किया हमारी इंडियन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, आप देख सकते हो, कुछ रीड करके कुछ पूछना हो समझना हो तो देखो, जो अब तक पढ़ा हूँ। कहो तो पीछे करके दिखा दूं, जो भी आपने देखना है पूछना है, एक एक करके आप। मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया। अच्छा, नोट डाउन कर लिया। यस। हाँ, लेकिन समझ आ गया टॉपिक हमने कौन कौन से पढ़े हैं, वो सब समझ क्लियर हो ही गए सारा हमने क्या किया इसमें, क्योंकि ये सब हमने पढ़ा एग्रीकल्चर के ऊपर और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर। यस। अब एक क्वेश्चन हमारा अगला है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के ऊपर, इन सब के टॉपिक्स हैं, इंडिया की पोजीशन बता रहे हैं उस वक्त, इंडिपेंडेंस से पहले। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ये इकोनॉमिक पैरामीटर है ना सारे समझने के लिए क्या क्या हमने पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर हिस्ट्री नहीं है, ये इकोनॉमिक हिस्ट्री है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की खराब पोजीशन क्यों थी, क्या थी, ब्रिटिश रूल जब कर रहे थे, उसके पहले तो कारण क्या थे, कारण रीजन क्या थे। मैंने आपको बताया पहला कारण तो वही था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है ना, डी इन्वेस्टेशन का, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिटेल दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ब्रिटिशर्स ने
हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो इंडिया को रिवेन्यू आ नहीं रहा था एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट्स कर रही थी तो पहले रिवेन्यू आती थी, इनकम आती थी, अब वो रिवेन्यू आनी बंद हो गई। और कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस उन्होंने कोई सेटअप नहीं, तो चली चलाई इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया और नई इंडस्ट्रीज लगाई नहीं। अब इसका जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का खत्म होने का दो इफेक्ट पड़े, एडवर्स इफेक्ट पड़े। एक था अनएम्प्लॉयमेंट और एक इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। पहला पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि देखो हमारे देश के अंदर जो भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे आर्टिसंस, जो आर्टिस्ट थे, उनके सब बिजनेस खत्म हो गए। बिजनेस में लगे हुए नौकरियां लोगों की थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए से धीरे धीरे करके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला गया। और जो आर्टिजन्स थे उनको एग्रीकल्चर जबरदस्ती करना मतलब अ, लेना पड़ा, कहीं ना कहीं से पैसा तो कमाना है। तो इंडस्ट्री से निकलकर लोग कहाँ चले गए, एग्रीकल्चर में चले। तो एग्रीकल्चर तो पहले ही हमारे पास बहुत ज्यादा था, और अब एग्रीकल्चर में परसेंटेज और बढ़ गई, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज को छोड़ के भी लोग एग्रीकल्चर में आ गए, जिससे कि ओवर क्राउडिंग हो गई इस एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर इंडियन मेड गुड्स, हाथ से बने, और जो हाथ से बने छोड़ो, जो इंडियन मेड गुड्स थे वो भी मशीन से बने हुए सस्ते जो इंपोर्टेड गुड्स थे ब्रिटेन से, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे इंडियन मेड गुड्स क्वालिटी में भी और प्राइस में भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो जिसकी वजह से ब्रिटेन से फिनिश गुड्स का इंपोर्ट लगातार बढ़ता चला गया। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी और हमारा इंपोर्ट बढ़ गया, और जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो देश से पैसा बाहर जाएगा। तो हमारे एक तो रेवेन्यू बाहर जा रही है, और साथ में एक्सपोर्ट से पैसा आ नहीं रहा, क्योंकि एडवर्स हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होगी, और साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गया। ये एडवर्स इफेक्ट पड़े हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के खत्म होने। यस। तीसरा था कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज की कमी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? जो मशीन वगैरह प्रोड्यूस करती है। मशीन, बिल्कुल, मशीन प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो हैं जो मशीन्स प्रोड्यूस करती है, और मशीन्स किस लिए चाहिए, आगे प्रोडक्शन करने के लिए। हम्म। तो ये मशीन प्रोड्यूस करते हैं, टूल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो आगे प्रोडक्शन करने में काम आती हैं। प्रोडक्शन, चाहे कोई भी कंजम्पशन गुड्स बनानी हो, हम जो चीज़ खाते हैं, जो चीज़ कंज्यूम करते हैं, उनको बनाने के लिए मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए। वो मशीन टूल्स इंडिया में नहीं बन रही, ऐसी कोई इंडस्ट्री देश में थी नहीं। तो ब्रिटिश रूल के दौरान हार्डली हार्डली कोई ऐसी कैपिटल इंडस्ट्री थी, या फिर अगर कोई थी तो उस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया कि डेवलपमेंट की जाए उसकी। तो इंडिया को किस पे डिपेंड होना पड़ा था, ब्रिटेन के ऊपर, कि वहां से मशीन आएंगी, वहां से इक्विपमेंट्स आएंगे, कैपिटल गुड्स आएंगे, तो यहाँ देश में चीजें बनेंगी। और किस देश में हम चाहते भी तो वहां की तरफ देख ही नहीं पा रहे थे, तो ब्रिटेन जहां से खरीदेगी वहीं से हमें खरीदना पड़ेगा ना, रूल तो वो कर रहे हैं हमारे। हम अपनी मर्जी थोड़ा ना की, अगर हम चाहते हैं जर्मनी से खरीदें तो कैसे खरीदें, ब्रिटेन कहेगा नहीं ब्रिटेन में बन रहा है तो ब्रिटेन से खरीदो ना। तो ब्रिटेन हमारे पर रूल कर रहा है, तो वो जहां से कहेगा वहीं से खरीदना था हमें। उसको अगर वो यस। अपने देश में बन रहा है तो पहले वो बेचेगी ना, अगर अपने देश में ना बन रहा हो तो किस दूसरे देश से खरीदेगी। तो कैपिटल इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी ही नहीं। उसके अलावा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था। मतलब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था, जीडीपी मतलब देश की इकोनॉमी, मतलब जो इनकम थी, उस इनकम में जो इनका शेयर था इंडस्ट्रीज का, वो ना के बराबर था, बहुत कम था। क्योंकि सारा तो एग्रीकल्चर से आता था, एग्रीकल्चर के वैसे ही हमारे पास बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग थी, और इनकम वहां वैसे भी नहीं थी। तो फिर इनकम थी कहाँ, तो बहुत वैसे तो, मतलब जो भी इनकम थी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का ही था। फिर एक और बात थी ना, जो थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि कैपिटल इंडस्ट्रीज जो थी वो हमारी नहीं थी देश के अंदर, मान लिया। फिर उन्होंने हमारे देश में डेवलपमेंट करने के लिए क्यों नहीं किया, क्यों इतना एफर्ट नहीं लगाए हमारे देश के अंदर उन्होंने डेवलप करने के लिए। वो चाहते थे इंडिया ब्रिटेन पर डिपेंडेंट बनी रहे, जितना बनी रहेगी उतना रूल करने में आसानी होगी, उतना रोब झाड़ने में आसानी होगी, कह सकते हैं। तो उन्होंने कोई ध्यान दिया भी नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं इंडिया ब्रिटेन पे डिपेंडेंट रहे, ये कैपिटल गुड्स की। और एक पॉइंट लास्ट में आता है, पब्लिक सेक्टर का रोल।
पब्लिक सेक्टर का रोल, पब्लिक सेक्टर क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ध्यान रखना पूरी बुक में ये काम आएगा। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो थी वो पुअर इसलिए भी थी क्योंकि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत कम था। पब्लिक सेक्टर वैसे तो गवर्नमेंट होती है, लेकिन वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही हमारी गवर्नमेंट थी, तो उनका रोल वैसे लिमिटेड था। पब्लिक सेक्टर का रोल जो था वो था सिर्फ रेलवेज में, पावर जनरेशन में, पोर्ट्स में और कम्युनिकेशन में, बस। तो इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर का कहीं और प्रोडक्शन में कहीं और रोल नहीं था। अब ये रेलवेज हों, पावर हों, पोर्ट्स हों, कम्युनिकेशन हो, इस पर भी गवर्नमेंट ने अगर कुछ ना थोड़ा बहुत रोल अपना दिया, वो भी इसलिए दिया क्योंकि उनकी अपनी अपनी जरूरत थी। अब मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ जरूरत थी, कैसे जरूरत थी, वो अगले क्वेश्चंस में आ जाएगा। लेकिन ये पब्लिक सेक्टर में जो उनका रोल आ रहा था रेलवेज में या बिजली में या कम्युनिकेशंस में, वो भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनको अपना मकसद पूरा करना था, देश चलाने के लिए भी, अपने विदेश में, अपने देश के अंदर भी इंडस्ट्री चलाने के लिए भी, हर तरीके से उनको जो चीजें जरूरत थी, बस उस इंडस्ट्रीज में तो वो पैसा लगा रहे थे और कहीं नहीं लगा रहे थे। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर का रोल हमारी इंडस्ट्रीज में काफी लो था, लिमिटेड था। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन होगी, 5 पॉइंट्स आपके ये हो गए कि इंडस्ट्री सेक्टर की पोजीशन खराब क्यों थी और कैसी थी ब्रिटिश रूल के दौरान। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का टॉपिक खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक फॉरेन ट्रेड का है, जो मैं फिर आज शुरू नहीं करूंगा। ओके सर। तो आपने अब ये सारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का दो पार्ट्स, मतलब पहले आपने जो था पोजीशन एग्रीकल उनके आने से पहले, फिर उनके आने के बाद भी उन्होंने क्या क्या किया, किस तरीके से क्या क्या पॉलिसीज अपनाई, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को कहाँ ला के छोड़ दिया, इंडस्ट्रीज को कहाँ ला के छोड़ दिया, ये हिस्ट्री हमने सारी पढ़ ली। इसके बाद हम फॉरेन ट्रेड के बारे में, फिर हमारे देश में डेमोग्राफी, वही हमारी बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में क्या पोजीशन थी, उसको सब पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो सब आगे आने वाले टॉपिक्स में। स्कूल में कहाँ तक हुआ ये? और सर ये अभी तक हमने सिर्फ एग्रीकल्चर के तक गए हैं, एग्रीकल्चर की चार्टा पोजीशन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अच्छा, बाकी आप जैसे जब मैक्रो कहोगे तो मैक्रो बता बताना मुझे जिस दिन करना हो। मनी यस बैंकिंग अगर आता भी है तब भी एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियर हो जाएंगी पढ़ने, मनी बैंकिंग के अंदर भी। यस ठीक है यस ना, चाहे मनी का चैप्टर छोटा है पर बैंकिंग में काफ़ी चीज़ समझने वाली है। तो बजट तो है ही अच्छा चैप्टर है। यस। अब इसमें भी आपके पास एग्जाम में मनी बैंकिंग बजट आना है और भी कुछ आना है, या ये इसमें से बताया क्या क्या आना है? तो मनी बैंकिंग बजट और इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट टू चैप्टर्स आ गए। फर्स्ट टू। यस सर। ठीक है चलो, कोई बात पहले ये कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब कल, कल यस अकाउंट्स। सर। यस सर। और कितने बजे, कल छुट्टी है क्या, स्कूल है कल? नहीं सर, कल छुट्टी नहीं है। नहीं है? नो सर। ठीक, शाम को ही 4 बजे 5 बजे बताओ। सर 5 बजे।